चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज जो हमारा अगला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसका एक क्विक रिवीजन। आप देखो, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें मेरे को करना क्या है। यहाँ पे हर एक कंपनी क्या करेगा, साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट करेगा कि अगले साल में उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिलता कैसे है। अब देखो, वर्किंग कैपिटल होता है दो तरीका का। एक को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक को बोलते हैं नेट। पता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? ओनली करंट एसेट। मेरा नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक। तो देखो, मेरा पहला बात, करंट एसेट के अंदर में क्या आने वाला है? तुम लोग तो करंट एसेट में क्या क्या आने वाला है? पहला आएगा, स्टॉक होता है तीन तरीका का, बोलो क्या क्या? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी। और बोलो क्या आएगा? डेटर आएगा। और बोलो क्या आएगा? हाँ, बिल्स रिसीवेबल इसी के साथ में लिख देते हैं। और बोलो क्या आएगा? कैश एंड बैंक। और बोलो क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। ये सब। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या आने वाला है। करंट लायबिलिटी का मेरे को दो तीन एग्जांपल दो। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हो गया, ये सब कुछ। ठीक। तो देखो, मेरा ये है, एक हुआ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जहां पर आएगा ओनली करंट एसेट। एक हुआ नेट वर्किंग कैपिटल, जहां पे क्या आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ओनली वर्किंग कैपिटल बोले ना, ये ना बताए ग्रॉस है या नेट, तो हम लोग हमेशा नेट मानते हैं। मेरा पहला बात। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या अप्रोच होता है? दो अप्रोच रहता है, एक को बोलते हैं टोटल अप्रोच और एक को बोलते हैं कैश कॉस्ट। टोटल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? सारा का सारा कॉस्ट टोटल खर्चा लेंगे, यानी भले कैश लगे या ना लगे, यानी कैश नॉन कैश सब लेंगे, तो इसमें डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर देते हैं। और डेटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल वैल्यू पे। जबकि कैश कॉस्ट के अंदर में देखो नाम है, ओनली वो कॉस्ट लो जिसमें कैश लगता है। खाली वो कॉस्ट लो जिसमें कैश लगता है, यानी इसका मतलब डेप्रिसिएशन को नहीं लेना चाहिए। तुम लोग यहां पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगला डेटर को वैल्यू करते हैं टोटल कॉस्ट पे। ठीक। पता ये सही तरीका है। अब लोचा ये होता है, तुम लोग का जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वो लोग आइदर चलाता है ये वाला अप्रोच, या वो चलाता है इन दोनों का हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच मतलब क्या? वो लोग डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देता है, एकदम सही काम करता है। पर झमेला क्या करता है वो लोग, जो डेटर को वैल्यू करना होता है ना, करना चाहिए टोटल कॉस्ट पे, वो लोग पता है किस पे कर देता है? सेल पे। तो तुम लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, वो इस चैप्टर में बना दिया खिचड़ी। वो ना ये अप्रोच ढंग से बनाया, वो ना ये अप्रोच ढंग से बनाया, वो दोनों को मिला के एक अपना नया अप्रोच बनाया। यानी अब देखो, जो इंस्टीट्यूट किया है बेटर है वो कर देना, तो पर हम लोग को जानना दोनों चाहिए। कैश कॉस्ट अगर वर्ड यूज कर दे तो डेप्रिसिएशन को खर्चा का पार्ट नहीं बनाएंगे, और अगला डेटर को किस पे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट। अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खिचड़ी बनाया, हम लोग भी बना देंगे। बनाए कभी खिचड़ी बनाए लाइफ में? तो हम लोग भी बनाएंगे खिचड़ी। हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन को हम लोग इग्नोर करेंगे, और जब डेटर को वैल्यू करेंगे वो हम लोग किस पर करेंगे? सेल वैल्यू पे। बस हम लोग इवेंचुअली ये दो चीज को ध्यान रखेंगे। डन। अब देखो हम लोग का कैलकुलेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इससे हम लोग जनरली सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक छोटा सा कॉस्टशीट बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्टशीट। अब एक मिनट, तुम लोग कॉस्टशीट को देखो मत, मेरे को एक बार बिना देखे बताओ। कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो हमेशा दिया रहेगा, मान लो कितना यूनिट बनाना है? 50,000। और हर एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा लगता है लेट्स से 30। तो 50,000 में क्या लगेगा? 50,000 इंटू 30। यह है मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट। मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। वो मान लो दिया रहेगा 50,000 इंटू 15। तुम देखो, मेरे को फटाफट बताएगा 50,000 इंटू 30 क्या होता है? कैलकुलेटर। 5 इंटू 3 15, फिर बाद में जोड़ दो, ये आएगा 15 लाख। ये आएगा 7.5 लाख। यानी मेरा प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? 22,50,000। अब एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड में अगर बाई चांस डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है,
हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ के लेंगे या हटा देंगे? क्या करेंगे अभी हम जस्ट बताए ना, डेप्रिसिएशन को इग्नोर मारेंगे। ये क्या लिखा है? यानी 50,000 में मान लो डेप्रिसिएशन हटा के आया 10, तो ये आया 5 लाख, तो ये क्या बन जाएगा 27,50,000। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड के बारे में कुछ ना बोले, हम लोग मानते हैं मार्केटिंग नेचर का, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों को संग में एक साथ जोड़ देंगे। मान लो दोनों जोड़कर आया 2,50,000, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 30 लाख। अब ऐड करेंगे प्रॉफिट, मान लो 10 लाख, मेरा सेल वैल्यू कितना है 40 लाख। यानी वर्किंग कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना देंगे। अब इसके अंदर को क्या करना है, सारा का सारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का आइटम्स को कैलकुलेट करना है। अब ना तुम लोगों को बस खाली 3-4 बात ध्यान देना है और एकदम कॉमन सेंस लगाना। करंट एसेट का पहला आइटम होता है स्टॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। और स्टॉक भी होता है 3 तरीका का। बताओ 3 तरीका का नाम क्या क्या था? पहला रॉ मटेरियल, अगला WIP, अगला FG। पता है रॉ मटेरियल स्टॉक को हम लोग किस पर वैल्यू करते हैं? तुम लोग ने ये सारा लाइन को देखो और सारा लाइन को देखकर बताओ, रॉ मटेरियल स्टॉक को हम लोग जनरली किस पर वैल्यू करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मान लो साल भर का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 15 लाख, और मान लो रॉ मटेरियल स्टॉक का दिया हुआ है 1.5 मंथ, तो पता है कैसे निकालेंगे? पहला बात, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम पे डिपेंड करता है, और ये निकालेंगे कैसे? 15 लाख है साल भर का, डिवाइडेड बाय 12 एक महीने का आया, और हम कितना मंथ बोला था? 1.5, तो इंटू कर देंगे 1.5। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये आ जाएगा कितना बोला? 187,500। यानी मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक को हम लोग क्या चीज पर वैल्यू करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। पहला बात वेरी इजी। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग FG स्टॉक को किस पर वैल्यू करते हैं? WIP को हम लास्ट में बताएगा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, FG स्टॉक को किस पर वैल्यू करते हैं? तुम लोग एक बात बताओ, हमारा FG फिनिश गुड्स कहां बनता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बनता है, हेड ऑफिस में बनता है, क्या फैक्ट्री में बनता है? यानी फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगा वो FG को बनाने के लिए लगा। तो मेरा क्वेश्चन उठता है, फैक्ट्री में कितना भी खर्चा लगा, उसमें मटेरियल भी लगा, वेजेस भी लगा, ओवरहेड भी लगा, यानी कुल मिलाकर क्या लगा है? ये वैल्यू। तो इसको हम लोग वैल्यू करेंगे फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट पे। जैसे हमारे केस में था 27,50,000 और डिवाइडेड बाय 12। अब मान लो हम बोले ये 2 मंथ का है, तो इंटू किससे कर देंगे? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 458,333। यह है मेरा दूसरा बात। अब मेरा अगला बात डेटर। अभी हम देखो जस्ट कुछ देर पहले बताया कि हमारे यहाँ खिचड़ी बन जाता है, और डेटर को हम लोग किस पर वैल्यू करते हैं? सेल। और जनरली सेल भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? क्रेडिट सेल। अब देखो साल भर का सेल वैल्यू कितना है? 40 लाख। अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ ना बोले, हम लोग मानेंगे यही पूरा का पूरा क्रेडिट पे है, तो 40 लाख पर वैल्यू कर देंगे। पर रुको, पर अगर हम बोल दे कि 40 लाख में से 25% था कैश सेल्स, 40 लाख में से 25% था कैश सेल्स, तो बताओ क्रेडिट सेल कितना आएगा? आप तुम लोग क्या करेगा? 40 लाख का 75%, तो डेटर को वैल्यू कर देंगे क्रेडिट सेल पे, जो क्या आएगा? 40 लाख का 75%, जो आएगा 30 लाख, और डिवाइडेड बाय 12 एक महीने का आया। अब मान लो इसका पीरियड दिया है 2.5 मंथ, तो इंटू 2.5 कितना बोला? 6,25,000 आया। अगला बात, अब अगला मेरा कैश एंड बैंक अगर बाई चांस रहा तो वो दिया रहेगा, एग्जैक्ट वो लिख देंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंस रहा, मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि जो मेरा सेलिंग ओवरहेड है, जो एडमिन सेलिंग ओवरहेड है 2,50,000, ये हम लोग क्वार्टरली इन एडवांस पे करते हैं। क्वार्टरली इन एडवांस, बताओ एडवांस का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग हुआ या प्रीपेड हुआ? और क्वार्टरली इन एडवांस यानी एक क्वार्टर का एडवांस में। कोई बताएगा एक क्वार्टर में कितना महीना? एक क्वार्टर में कितना महीना? 3 या 4? 3 या 4? 3। आज यानी मेरा 2,50,000 है साल भर का, तो अगर बाई चांस हम प्रीपेड निकालता तो क्या करते? 2,50,000 है साल भर का, तो डिवाइड बाय 12, और एक क्वार्टर का एडवांस में दिया, मतलब 3 महीने का एडवांस दिए, तो इंटू कर देंगे 3 से। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पता है कितना हो जाएगा? 62,500। क्लियर है यहां तक? मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जो नीचे का 2-3 आइटम बचा है वो हम लोग किस पर कैलकुलेट करेंगे? बड़ा इजी है, करंट लायबिलिटी।
बताओ जैसे डेटर डिपेंड करता है सेल पे, मेरा क्रेडिटर किस पे डिपेंड करना चाहिए? परचेज मत बोलो, क्रेडिट परचेज पे। अब 99.99% चांस है तुम लोगों को परचेज का वैल्यू अलग से नहीं बताएगा। तो अगर रॉ मटेरियल परचेज अलग से ना बताए तो पता है हम लोग क्या मान लेंगे, जितना मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उतना ही परचेज किए। यानी किस पर वैल्यू कर देंगे? 15 लाख पे। तो हम लोग क्या करेंगे, साल भर का है 15 लाख। अब सुनो, अब तुम लोग का में थोड़ा ट्विस्ट मारता है। मान लो ये इसका पीरियड है 8 वीक्स। 8 वीक्स, बताओ अगर 8 वीक्स बोल दिया, डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 52, तो 1 वीक का आएगा, तो 8 वीक के लिए इंटू 8। पता है वैल्यू कितना हो जाएगा? 230769। ठीक है यहां तक। मेरा लास्ट में है आउटस्टैंडिंग वेजेस। मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस बताओ किस चीज पे डिपेंड करने वाला है? साल भर के वेजेस पे। साल भर का वेजेस है 7.5 लाख, तो हम यहां लिखे 7.5 लाख। मान लो हम वेजेस में बोल रहे हैं 20 डेज, डिवाइडेड बाय 360 या 365, जो मन चाहे करना। आज जनरली हम लोग 360 लेते हैं खाली कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, इंटू 20। 41 कितना 6 आ रहा है? 666 आ रहा है क्या? सही आ रहा है ना? ठीक। यानी ये मेरे को मिल गया सारा करंट एसेट कर दिए टोटल, यह करंट लायबिलिटी कर दिए टोटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। वेरी इजी। तो एक काम करो, मेरे को खाली क्वेश्चन देख देख के बताना, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पहला, रॉ मटेरियल स्टॉक किस चीज पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो मेरा एफजी स्टॉक है, ढंग से सोच रहा, जो मेरा एफजी स्टॉक है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। जो मेरा डेटर है वो किस पे डिपेंड करेगा? सेल। और अगर बाई चांस क्रेडिट सेल बोले तो उस पर निकालेंगे। अगर बाई चांस हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है तो जोड़ेंगे या हटा देंगे? हटा देंगे। अगला मेरे को बताना, क्रेडिटर डिपेंड करता चाहिए परचेज पे, पर परचेज को अलग से बताएगा नहीं। आज यानी किस पे कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। आउटस्टैंडिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड बोले ना, यानी तीनों ओवरहेड हो जाएगा, क्योंकि ओवरहेड तो तीनों ही है। अगर बोले आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड तो फैक्ट्री ओवरहेड पे, अगर आउटस्टैंडिंग एडमिन ओवरहेड तो एडमिन ओवरहेड पे, खाली बोले आउटस्टैंडिंग ओवरहेड तो ये तीनों ही तो ओवरहेड है, तो लोग तीनों पे जोड़ के एक साथ में कैलकुलेट करेंगे। अब लास्ट में एक चीज बच गया, बताओ क्या? डब्ल्यूआईपी स्टॉक। किसी को याद है डब्ल्यूआईपी स्टॉक में क्या क्या आएगा? क्या बात है, वेरी गुड। एक आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक आएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब इमेजिन करो डब्ल्यूआईपी मतलब क्या? जिसमें काम चल रहा है, तो जिसमें काम चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी लगा और थोड़ा बहुत कन्वर्जन कॉस्ट भी लगा। पता है कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक आता है डायरेक्ट वेजेस, एक आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरा कुछ पोर्शन लगेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम का और कुछ लगेगा कन्वर्जन कॉस्ट का। अब मान लो दिया हुआ है डब्ल्यूआईपी स्टॉक का 1 मंथ, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 12 इंटू वन। ठीक। अब पता है एक और चीज बताना पड़ेगा डब्ल्यूआईपी के अंदर में। एक बात बताओ, डब्ल्यूआईपी क्या पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ है? और अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो पता है इसके लिए वो क्या देगा? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मान लो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 180, तो इंटू 100 इंटू 80, ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, बाद में जोड़ देंगे। एक आखिरी बात, अगर बाई चांस क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना बताए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना बताए, बोलो क्या मानेंगे? इसका मानेंगे मटेरियल का 100, बताओ इसका क्या मानेंगे? 50%। तुम लोग रिवाइज करके आए क्या आज? हाँ, इतना पुराना चीज तुम लोग को याद आ रहा है? ठीक। आज यानी मेरा डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर में है दो चीज, 1 मिनट हम फटाफट मिटा रहे हैं, तुम लोग वापस से बताओ। दो खर्चा क्या क्या गया? पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगला कन्वर्जन कॉस्ट। मान लो ये हम बोले 4 वीक है, 4 वीक, तो बताओ क्या करेंगे? डिवाइड बाय 52 करेंगे दोनों को, इंटू 4। पता है एक और चीज से मल्टीप्लाई करना है, बोलो क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इधर ये क्वेश्चन मिलेगा, ना दे तो 100 और 50 देंगे, और बाद में दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? डब्ल्यूआईपी स्टॉक। तो एग्जैक्ट ये सब नोट है।
ये सब हटाओ। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल में 100% लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में 50। अब एक और पता है मेरा नेटवर्किंग कैपिटल आ गया, काफी और उसके बाद बोलता है थोड़ा सेफ्टी मार्जिन ऐड करो या कंटिजेंसी को ऐड करो। कारण क्या? ये नेटवर्किंग कैपिटल जो निकाले वो तो देखो एस्टिमेट किए। अब जब एस्टिमेट किए तो हो सकता है मेरा एस्टिमेशन गलत हो जाए, तो हम लोग थोड़ा टू बी ऑन सेफ साइड थोड़ा ज्यादा रुपए का लोन लेके आते हैं। तो मेरा जितना नेटवर्किंग कैपिटल आया था उसमें बोलेगा मान लो 15% ऐड करो, तो ये जो भी वैल्यू आया इसका 15% निकाल के ऐड कर देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? आइदर सेफ्टी मार्जिन या बोलते हैं प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। नॉर्मल बात। तो बस ये था हमारा थोड़ा बहुत बात। अब एक काम करें, अब पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर जानेंगे कुछ और टॉपिक। पहले एक जबरदस्त वाला क्वेश्चन करें कि इजी वाला करें? जबरदस्त। पहले एक थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। चलो ये हमारा है क्वेश्चन। पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट। कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल है 52, डायरेक्ट लेबर है 19.5। अच्छा ओवरहेड दिया है 39। ये ना बताए कौन सा ओवरहेड हम लोग क्या मानेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो वेरी गुड। टोटल कॉस्ट दिया है एट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया है, पर ध्यान दो ये पर यूनिट है। तो पहले तो खोजेंगे कुल मिला के यूनिट कितना बनाए। कहां दिखा? अच्छा लास्ट में दिखा हुआ है। You are required to prepare a statement showing working capital needed to finance the level of activity of 70,000 यूनिट ऑफ एनुअल आउटपुट। यानी साल भर में 70,000 यूनिट बना रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करके 70,000 से। तो एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना लो पहले, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन में ये 7-8 लाइन है, जिसके बेसिस पे हर एक कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना? ओ अच्छा, चलो पहला लाइन लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आएगा? 70,000 इंटू 52। अगला आएगा डायरेक्ट वेजेस 70,000 इंटू 19.5। ठीक। वैसे प्राइम कॉस्ट यहां पे अलग से दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता इस तरह के कॉस्ट शीट में, स्टिल दिखाना है दिखा दो, अदरवाइज चलेगा। अगला लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये मिलाकर आ जाएगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। सही है ना यहां तक? अब अगर बाई चांस ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड होता तो इसके बाद जरूर ऐड करते, पर नहीं है तो कहां से ऐड करे? यानी शॉर्ट ऑफ हम लोग इसमें यही है, टोटल कॉस्ट ऐड करते हैं प्रॉफिट 70,000 इंटू 19.5। क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू जो आने वाला है 91 लाख। सही है यहां तक? अब लाइन बाय लाइन देखो, ए से आई तक दिया हुआ है, हम लोग को खाली वैल्यूज पुट करना है। जस्ट हम लोग का कंसेप्ट सारा डिस्कशन खत्म हुआ था। मेट्रो नहीं आता है तो आप कौन सा मेट्रो से आते हैं? मतलब रविंद्र से बात। देखो हमारा पहला क्या लिखा हुआ है? एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक है 1 मंथ। अब हम देखें तुम लोग कितना अच्छा चांस मेरे को आंसर देगा। पहला है रॉ मटेरियल स्टॉक, और हम चाहेगा ना एक बार तुम लोग मेरे को अपने आप कैलकुलेट करके बताओ रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आएगा। यहां लिखा हुआ है 1 मंथ। थ्री 3333 ये आया। रॉ मटेरियल स्टॉक हम लोग क्या चीज पर कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम
तो देखो साल भर का है 36,40,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का आया, और ये दिया है 1 मंथ, तो इंटू 1 जाएगा 30,33,33। अब अगला लिखा हुआ है एवरेज मटेरियल इन प्रोसेस, कोई बताएगा इन प्रोसेस माने क्या? WIP, और इसका पीरियड दिया है हाफ मंथ, हाफ मंथ मतलब क्या होता है? 0.5 मंथ। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं बताया, यानी क्या मानेंगे? 150। अब ये वाला ना कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना। दो खर्च आएगा, एक आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना है? 36,40,000, और अगला आएगा कन्वर्जन कॉस्ट। मेरा कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड मिलाकर अगर तुम लोग ऐड करेगा, पता है वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,95,000 आएगा ना कन्वर्जन कॉस्ट। इतना ही आएगा ना। अब ये देखो दिया हुआ है हाफ मंथ, तो डिवाइड बाय 12 इंटू हाफ यानी 0.5। ठीक है यहां तक। अब WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना बताए, क्या मानेंगे? मटेरियल का 100%, कन्वर्जन कॉस्ट का 50%। ठीक, तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, बाद में ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। मेरे को ना कोई सब कुछ ऐड वैड करके कोई लास्ट में बताना कितना आएगा। टू 3 6 9 7 8 या 9 कुछ भी चलेगा। एक बार देखो तो ये आया है क्या? हाँ, कोई एक जन क्रॉस चेक भी कर लो। क्या ये गलत है? सही है ना ये वाला? सही है ना ये? होना तो चाहिए मतलब, और कुछ और आ गया? मैच कर जाएगा। अब अगला मेरे को कैलकुलेट करना है FG स्टॉक। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है FG स्टॉक हम लोग किस चीज पर कैलकुलेट करेंगे? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। तो मेरा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट ये रहा, तो 77,35,000 साल भर का है, डिवाइड बाय 12, और ये है 1 मंथ, तो इंटू 1 कितना बोला तुम लोग आया? 644,583। अब अगला है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। तो देखो बीच में सप्लायर आ गया, मतलब करंट लायबिलिटी का बात कर दिया। सप्लायर मतलब एक तरह का क्रेडिटर हो गया। और मेरा क्वेश्चन उठता है क्रेडिटर हम लोग क्या चीज पर वैल्यू करते हैं? क्रेडिट परचेज। पर अगर परचेज के बारे में कुछ ना बोले तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम पे कर देंगे। साल भर का 36,40,000, ये 1 मंथ है, डिवाइड बाय 12 इंटू 1, 30 क्या ये है क्या? 30,33,33। बाकी लोग क्या है? क्रेडिटर कितना है? अब जब डेटर कैलकुलेट करो तो भाई एक पॉइंट नंबर H को भूल ना जाना। जब डेटर कैलकुलेट करो पॉइंट नंबर H को भूल ना जाना। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2 मंथ निकालना है क्रेडिट सेल पे। अब देखो टोटल सेल वैल्यू जो दिया हुआ है, अब आगे क्या बोलता है? 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। 1/4 कैश में हुआ, 1/4 कैश में हुआ, यानी 3/4 क्रेडिट में हुआ, तो 91 लाख का पहले 3/4 करेंगे, जो भी आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2।
11 लाख, तो ये कैसे है 91 लाख का 3/4 किए इंटू 2 डिवाइड बाई 12। सही है ना ये वाला? अब अगला बोलता है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक। ध्यान देना, वीक आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1.5 वीक यानी 1.5 वीक। हाँ, तो मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे आएगा? दिस, ये है वेजेस का अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.5 वीक है, डिवाइड बाय 52 इंटू 1.5। आई थिंक 39375। क्या हम सही बोल रहे हैं? अब अगला बोलता है टाइम लैग इन वेजेस ऑफ सॉरी पेमेंट ऑफ ओवरहेड का है 1 महीना, यानी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड निकालेंगे जो आएगा 1 मंथ पे। मेरा ओवरहेड, खाली ओवरहेड बोला यानी सब तरह का ओवरहेड, और यहाँ पे ओवरहेड एक ही तो था, यानी 27,30,000 डिवाइड करेंगे 12 से और करेंगे इंटू 1। पता है कितना आ जाएगा? 227,500। ठीक है यहां तक? अब आगे कैश बैलेंस दिया है 1,20,000, जो सीधा लिख देंगे कैश बैलेंस 1,20,000। बोलो हो रहा है ना? तो मेरा करंट एसेट सारा आ गया, करंट लायबिलिटी सारा आ गया, सीए माइनस सीएल क्या बन जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। तो इससे कोई भी लाइन में अगर कंफ्यूजन है तो बोलो मेरे को। पक्का क्लियर है ना? ये क्या बताइए, मतलब करंट एसेट टोटल या नेट वर्किंग कैपिटल? तुम 1 2 3 4 5, आप 5 करंट एसेट है। करंट एसेट का टोटल कितना आया? भाई 5 नंबर को जोड़ना है, वो भी कैलकुलेटर जोड़ के देगा। 24 लाख। ये क्या करंट एसेट का टोटल है? ओ ठीक है, 1-2 रुपए फर्क नहीं पड़ेगा, 94 लो या 96 उतना चलेगा। और करंट लायबिलिटी का टोटल 5 लाख 570208। यह है करंट एसेट, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, मेरे को मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल। 10-12 रुपए को लेके लड़ेंगे नहीं, ठीक है? यहाँ पे बात चल रहा है 18 लाख रुपए का, वो भी लड़ा ये लोग 2 रुपए के लिए। बोलो हो रहा है ना? ठीक है ना? कोई भी लाइन आइटम में कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन? चलो वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा करेगा सोचने दो। चलो ये वाला कर लेते हैं। अब थोड़ा अलग अलग वैरायटी शुरू करते हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार करें क्या मिलेगा। अ कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल, पहला लाइन ढंग से पढ़ना। अ कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंस पर मंथ। जबकि हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं पूरा साल भर का, तभी तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं ना एक महीने के लिए। यानी 400 यूनिट बनाते हैं एक महीना में, यानी पता है साल भर में कितना बनाएंगे? 400 इंटू 12, 4,800। तो मेरे को साल भर में 4,800 यूनिट बनाना है। यहां तक हो गया। एट अ प्राइस ऑफ ₹600 ईच, ये बेचता है 600 रुपए ईच। अब आगे देखो, मेरा द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आ रहा है बिलो, यानी मेरा 1 2 3 4 खर्चा लग रहा है और बाद में फिक्स्ड ओवरहेड भी लग रहा है। यहां पे क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 600 रुपया था, तो 600 का 30% यानी पता है कितना आएगा? 180 रुपया पर यूनिट।
देखो तो 600 का 30% वही हो रहा है ना। अगले वाले में क्या आएगा, 600 का 10%, 60 पर यूनिट। 600 का 15%, 90 पर यूनिट। 600 का 5%, 30 रुपया पर यूनिट। रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आगे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा साल भर में 4,32,000। हमको तो, या फिर हम 4,32,000 भी ले सकते हैं, सीधे एक साथ में जोड़ देगा। या अगर पर यूनिट निकालेंगे तो दिस बाय दिस, फिर वापस से इंटू 4800 ही करना पड़ेगा, तो सीधा 432 जोड़ देंगे। अब इसके अलावा देखो मेरा कुछ कुछ यहाँ पे आइटम दिया हुआ है 5-6 तो जहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक का दिया हुआ है 30 डेज, पैकिंग मटेरियल का दिया हुआ है 15 दिन, एफजी का दिया हुआ है 200 यूनिट, डब्ल्यूआईपी का दिया हुआ है 7 दिन, फिर डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, कैश दिया है। और एक बात देखो, वर्किंग डेज इन ईयर आर टेकन एज 300 फॉर बजटिंग, यानी साल में 360 दिन मत मान लेना, 300 दिन मानना। तो पहले एक काम करते हैं, बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो मेरा साल भर में 4800 यूनिट था, एक यूनिट का 180, तो 4800 का 4800 इंटू 180। अब यहाँ पे पैकिंग मटेरियल आ गया बीच में, तो चलो एक काम करें, पैकिंग मटेरियल को जोड़ देते हैं, या चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 रुपया पर यूनिट, तो 4800 इंटू 60, 2,88,000। और डायरेक्ट लेबर एक यूनिट का 90, तो 4800 का 4800 इंटू 90, और डायरेक्ट एक्सपेंस एक यूनिट का 30, तो 4800 का 4800 इंटू 30, 1,44,000 है ना। ठीक, अब आगे दिया हुआ फिक्स्ड ओवरहेड 4,32,000, सीधा लिखते हैं 4,32,000। यानी जैसे ये सबको ऐड करेंगे, देखो मेरे को फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड होता तो उसके बाद आएगा, पर अदरवाइज ये फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आ गया। कितना आएगा ये, $21,60,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, फिर मिलेगा सेल वैल्यू। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां ऊपर में दिया हुआ है ना 600 रुपया, यानी सेल वैल्यू क्या आएगा 4800 इंटू 600, 28,80,000। प्रॉफिट आएगा बैलेंस फिगर 7,20,000। बोला है ना यहां तक। अब नीचे में 4-5 लाइन है, एक एक करके कैलकुलेशन करना है। ध्यान देना, साल में 300 दिन है। हम यहां पे लिखते हैं करंट एसेट, सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल का देखो दिया हुआ है 30 डेज। ये क्या चीज पे कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे, तो 8,64,000। तुम देखो अपने आप कैलकुलेट करके मेरे को बताएगा कितना, 86,400 आना चाहिए। ये कैसे आया, 8,64,000 डिवाइडेड बाय 300, और रॉ मटेरियल था 30 डेज इंटू 30, है ना। एफजी का ना, बुद्धि लगाओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगला कैलकुलेट करते हैं पैकिंग मटेरियल का। तुम लोग बताओ, पैकिंग मटेरियल दिया हुआ है 15 दिन, ये किस चीज पर कैलकुलेट करें। ऑब्वियसली किस पे कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग मटेरियल। तो 2,88,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 15, कितना बोल रहा है, 14,400। अब अगला आ गया एफजी स्टॉक दिया हुआ है 200 यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एफजी स्टॉक का अगर मान लो यूनिट पर हटाओ, एफजी स्टॉक को किस पर वैल्यू करते हैं, किस पे, क्या बोलिए, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट पे, यानी 21,60,000 पे करते। अगर बाई चांस यहाँ पे मंथ दिया रहता तो डिवाइड बाय 12 इंटू मंथ हो जाता, पर यहां दिया हुआ है 200 यूनिट। तो पहले मेरे को जानना पड़ेगा ये कितने यूनिट का कॉस्ट था। बताओ तो ये सारा का सारा हम लोग कितने यूनिट पे कैलकुलेट किए थे, 4800।
तो दिस डिवाइड बाय 4800 एक यूनिट का आया, तो 200 यूनिट के लिए इंटू 200, ठीक है ना। 21,60,000 ये था 4800 के लिए, तो 200 के लिए इंटू 200, 90,000। सही है ना यहां तक। अब अगला निकालना है WIP 7 दिन। WIP में दो चीज आएगा, एक आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 8,64,000, एक आएगा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। यानी पैकिंग मटेरियल मत जोड़ देना WIP में, पैकिंग मटेरियल तो फिनिश गुड्स को करते हैं, WIP को थोड़ी कर देंगे। तो ये तीनों मिलाकर बताएगा कन्वर्जन कॉस्ट कितना आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट कितना आएगा, $10,08,000। एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, एक कन्वर्जन कॉस्ट आया, यहां तक ठीक है। अब ये बोलते हैं 7 दिन, साल में 300 दिन था, तो डिवाइड बाय 300 क्या करेंगे इंटू 7, हो गया यहां तक। अब आगे मल्टीप्लाई करना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना बताए क्या मानेंगे, 100% एंड 50%, और बाद में ऐड कर देंगे, तो ये एंड ये फाइनली मिलाकर देखना कितना आएगा। $31,900। कोई हमको क्रॉस चेक करके बताओ, नहीं तो बाद में लड़ने बैठ जाएगा। $31,920 आया है, ठीक है ना। तो मेरा चारों तरह का स्टॉक हो गया। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ABCD में। पॉइंट नंबर ए में क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल रिप्रेजेंट 80% ऑफ टोटल सेल। यानी टोटल सेल का 80% क्रेडिट सेल है, और डीलर्स एंजॉय 30 वर्किंग डेज क्रेडिट, डेटर्स को 30% क्रेडिट मिलता है, 20% कैश सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करो, जरा डेटर निकालो। साल भर का सेल, उसका 80% आएगा क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाय 300, और डेटर का पीरियड था 30 डेज। $2,30,400 देखो आया क्या। कैसे आएगा, 28,80,000 का 80% क्रेडिट सेल है, तो 28,80,000 का 80% ले लिए यहां तक। अब आगे बोलते हैं इसका पीरियड है 30 डेज, और साल में तो 300 दिन था, तो डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30, जाएगा 230,400। चलो पॉइंट नंबर ए भी हो गया। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, खाना मैम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 80% क्रेडिट सेल है तो 20% कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स तो मेरे लिए कोई काम का ही नहीं है, मेरे लिए काम का क्या होता है, क्रेडिट सेल, ठीक है ना। अब आगे बोलते हैं क्रेडिटर्स को हम लोग दे रहे हैं 21 डेज क्रेडिट फॉर पेमेंट, तो करंट लायबिलिटी का आइटम है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल परचेज पे, पर परचेज तो देगा ही नहीं, तो कंज्यूम पे निकालना पड़ेगा। कितना है कंज्यूम, 864,000 बाय 300 इंटू 21, और 60480, बोलो हो रहा है ना। अब आगे बोलते हैं लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस है 15 वर्किंग डेज। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड सारा का सारा एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, 15 वर्किंग डेज। तुम लोग एक साथ ही निकाल रहे हैं या अलग अलग निकाल रहे हैं, तो पहले आउटस्टैंडिंग ओवरहेड निकाल रहे हैं क्या, ठीक है। 15 वर्किंग डेज, तो 4,32,000 डिवाइड बाय 300 इंटू 15,
21,600. मेरा अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 432 प्लस 144 दोनों मिला के एक्सपेंस आ रहा है, डिवाइड बाय 300 इंटू 15, 28,800 आएगा शायद। ठीक, अब कोई चाहे ना तो यहाँ पे ये भी एज्यूम कर सकता है कि एक्सपेंस के मतलब वो लोग खाली इस एक्सपेंस का बात कर रहा है, तो फिर वो लोग इसका आउटस्टैंडिंग नहीं निकालेगा, पर नीचे में नोट दे देना, क्योंकि वैसे तो आइडियलिस्टिकली वर्ड यहाँ यूज करना चाहिए था आउटस्टैंडिंग वेजेस, पर यहाँ पे ओनली एक्सपेंस बोला है, तो कोई चाहे तो उसको हटा भी सकता है, दोनों चलेगा। आई थिंक डन। अब आगे बोलता है कैश कितना होने वाला है, 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, यानी पहले नेट वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसका 12% आएगा कैश। तो यानी पहले करंट एसेट का टोटल कर देंगे, करंट लायबिलिटी का कर देंगे, नेट वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे, फिर एक बार ये नेट वर्किंग कैपिटल आया, उसका 12% क्या आने वाला है, कैश बैलेंस, उसको जोड़ देंगे। बोलो हो रहा है ना? करंट एसेट का टोटल कोई निकाला है क्या? 4531, करंट लायबिलिटी का 110880, तो नेट वर्किंग कैपिटल 3422। अब इसका 12% हम लोग निकालेंगे और ऐड कर देंगे कैश बोल के। इसमें कोई और भी कैलकुलेट कर रहा है ना, ये सही है ना सब वैल्यूज? 41068 या 9 जो बन लिख देना, यानी आएगा 383309। सही लिखा ना? डन। होपफुली आप लोगों से हो रहा है क्वेश्चन। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी करने का ना, ये सब चैप्टर बड़ा लोन लगता है। चलो बहुत इजी है, ठीक है ना खाना मैम? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, पहले यहां तक कर लो, हो गया ना? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब हम लोग करें, कौन सा करें, देखो सोचने दो। अब एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन कर ले। चलो एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैमिलिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज डिजायरस of assessing its working capital requirement for the next year. The finance manager has collected the following information for this purpose. मेरा कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, पहला रॉ मटेरियल देना ही चाहिए, डायरेक्ट लेबर देना ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माने क्या, जुड़ा हुआ है या हटा दिया? हटा दिया। फिर डेप्रिसिएशन अलग से दे दिया। क्या करें, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट शीट का पार्ट बनाएंगे या हटा दे? हटा दे। इसका मतलब मेरे लिए ये वाला लाइन एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है, ठीक है? उसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया है, ध्यान देना फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद आता है सेलिंग ओवरहेड, मिलेगा टोटल कॉस्ट। द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 300 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब कुल मिलाकर यूनिट कितना बनाए, 1,20,000। तो पहले इतना इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कॉस्ट शीट बना लेते हैं। एक बार कॉस्ट शीट बन जाएगा, अच्छा रुको रुको रुको, एक बार पहले थोड़ा आगे भी पढ़ लो। अब आगे बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर में क्या क्या है, देखो 90 रुपीज था। अब बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट में 3 रॉ मटेरियल लगा, एक पिग आयरन 65, फेरो एलॉय 15, कास्ट आयरन बोरिंग 10। एक बार देखो तो तीनों मिलाकर 90 हो रहे हैं क्या? हो रहा है। अब जब रॉ मटेरियल लिखेंगे ना तो तीनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, कारण क्या, तीनों रॉ मटेरियल का सप्लायर अलग अलग था, तीनों का क्रेडिट पीरियड अलग। और उसके बाद मेरा जो 3 तरह का रॉ मटेरियल था, तीनों का रॉ मटेरियल स्टॉक का होल्डिंग पीरियड अलग। तो जब रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखो तो रॉ मटेरियल हेडिंग देना, उसमें 3 अलग अलग लिखना। देखा कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है।
पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। पहला है पिग आयरन। एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 300 यूनिट्स। 1,20,000 यूनिट्स। तो पहले 1,20,000 इंटू 65 जाएगा 78 लाख। अगला है फेरो एलॉय। 15 रुपया पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 15। अगला है कास्ट आयरन बोरिंग। 10 रुपया पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख। बोलो आया ना यहां तक? यानी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम का कुल मिलाकर वैल्यू आ गया 1008,540 शायद। क्या मैंने सही लिखा? मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम डन। अब अगला देता है डायरेक्ट लेबर 50। डायरेक्ट लेबर 50, तो 1,20,000 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 60 लाख। लिख दिए यहां तक। कोई चाहे तो प्राइम कॉस्ट वर्ड यूज करे, कोई चाहे तो यूज ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला है मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या हम कुछ गलत लिखा है? ये है क्या? सही लिखे ना? मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40 रुपया पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 40, 48 लाख। ऐड करते ही मेरे को क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। कितना आएगा? 216,540। बोलो आ गया यहां तक। अब मेरा डेप्रिसिएशन को इग्नोर मारना है। सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री वर्क कॉस्ट के बाद में आता है। कितना है? 30 रुपया पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 30 कितना होता है? 36 लाख। ये है 252,540। ये मिल गया टोटल कॉस्ट। सही है ना यहां तक? अब टोटल कॉस्ट में ऐड करना है प्रॉफिट सेल वैल्यू। सेलिंग प्राइस देखो 300 रुपया पर यूनिट दिया हुआ था। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, सेल वैल्यू लिख देते हैं। 300 रुपया पर यूनिट, तो 1,20,000 इंटू 300, 1,20,000 इंटू 300, 3,60,00,000 आएगा ना? यानी प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,08,00,000। तो देखो हमारा खूबसूरत सा कॉस्ट शीट तैयार हो गया। अब मेरे को क्या करना है? 3 से लेके 9 तक पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। तुम लोगों का कॉस्ट शीट बन चुका है ना? तो हम कॉस्ट शीट को छुपा देते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 से देखते हैं। रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। सप्लायर यानी बात कर रहे हैं क्रेडिटर का, यानी करंट लायबिलिटी का बात पहले कर रहा है। एक्सटेंडिंग डिफरेंट क्रेडिट पीरियड। बोलते हैं पिग आयरन का है 2 महीना, फेरो एलॉय का है हाफ मंथ, कास्ट आयरन का है 1 मंथ। यानी जो मेरा पहला वाला था पिग आयरन, वो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। फेरो एलॉय का क्या आएगा? दिस बाय 12 इंटू 1 इंटू हाफ यानी 0.5। कास्ट आयरन का क्या आएगा? दिस बाय 12 इंटू 8। ये तीनों बात कर रहे हैं सप्लायर यानी क्रेडिटर का। तो पहले करंट लायबिलिटी का क्रेडिटर 3 अलग अलग आने वाला है। बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? सही है ना यहां तक? तो हम लोग कोई भी ना सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ अलग वेरिएशन के साथ करते हैं। तो एक काम करें, पहले करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। क्रेडिटर में 3 अलग अलग क्रेडिटर आएगा। पहले वाले का 2 महीना, अगले वाले का हाफ, अगले वाले का 1 मंथ। क्या क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, गजब। तुम लोग पहले क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर लेना, वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना?
तो करंट एसेट के लिए जगह छोड़ के नीचे करंट लायबिलिटी में लिखना। हम बोले कितना कितना वैल्यूज आएगा, पहले वाले का आएगा 13 लाख, अगले वाले का आएगा 75,000 और लास्ट वाले का आएगा 1 लाख। देखो तीनों क्रेडिटर्स आया क्या, आ जाएगा 78 लाख बाय 12 इंटू 2 13 लाख, 18 लाख बाय 12 इंटू हाफ यानी 0.5 75,000 और इसका आएगा 12 लाख बाय 12 इंटू 1 लाख। ये तीनों तुम लोग कैलकुलेट करके लिखेगा करंट लायबिलिटी के क्रेडिटर्स में। बोलो आए यहां तक, ठीक। अब अगला है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कर दिया ना, जितना वैल्यू आएगा उतना रुपया दे देगा, और यहां सब रुपीज इन लैक्स एंड क्रोर्स चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, our product is in the process, in process मतलब क्या, WIP for a period of half month, तो उसका पीरियड दिया हुआ है हाफ मंथ 0.5 मंथ। प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर फुल यूनिट यानी 100% पिग आयरन एंड फेरो एलॉय लग रहा है, यानी पिग आयरन एंड फेरो एलॉय लगा है 100%। कास्ट आयरन बोरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इन बिगनिंग, ये खर्चा लग रहा है खाली 50%, एंड द रिमेनिंग इज नीडेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पहला 50% शुरू में लग गया और बाकी बोलता है यूनिफॉर्म रेट में धीरे धीरे लगता जाएगा। डायरेक्ट लेबर एंड अदर ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड अदर ओवरहेड अक्रूज सिमिलरली एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। मेरे को निकालना क्या है WIP का वैल्यू। क्या तुम एक बार अपने आप कैलकुलेट करने का ट्राई करेगा? करण बोल रहे को ट्राई नहीं करता। WIP में देखो दो चीज आता है, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक आता है कन्वर्जन कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में 3 तरह का रॉ मटेरियल था, पर इसमें भी ये लोग सेग्रीगेशन कर दिया कि बोलते ये दोनों का तो पूरा लगा है 100% शुरू में, इसका शुरू में 50% लगा और बाद में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम लोग वैसे ही मानेंगे कन्वर्जन कॉस्ट लगता है 50%। नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में क्या आता है, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो पिग आयरन का आएगा 100%, फेरो एलॉय का आएगा 100%। तुम लोग बताओ कास्ट आयरन का कितना आएगा, बताओ कास्ट आयरन का कितना आएगा, कितना आएगा, कहां दिखा? कास्ट आयरन इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इन बिगनिंग, यानी शुरू में 50 लग गया और जो बाकी 50% है वो बोलता है यूनिफॉर्म रेट में धीरे धीरे लगेगा। यानी ऐसा नहीं खाली 50% लगा, 50 तो शुरू में लग गया और जो बाकी 50 है वो धीरे धीरे साल भर लगेगा। अब बाकी 50 में कितना इस साल लगा वो तो बताया नहीं, तो मानेंगे 50% लगा। यानी शुरू में 50 लग गया, बाकी 50 का कुछ पोर्शन लगा, कितना लगा ये ना बताया, तो 50 का 50% लगा, तो 50 का 50% क्या होता है 25। यानी शुरू में 50 लगा, उसके अलावा 25 और लगा, यानी पता है कास्ट आयरन का कितना लगा है 75%। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। यानी पहले वाले का 100%, इसका आएगा 100%, इसका आएगा 75, और कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में कुछ ना बोले, वो मानते हैं 50%। यानी कुल मिलाकर यहां पे हम लोग जनरली 2 चीज जोड़ते थे, यहां 2 नहीं 4 चीज जुड़ेगा। 3 रॉ मटेरियल का अलग अलग, पहले वाले का 100, अगले वाले का 100, अगले वाले का 75, कन्वर्जन कॉस्ट का 50। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? खाना मैम, कितना बढ़िया नाम है। था ना जबरदस्त वाला क्वेश्चन। अब एक काम करें, WIP का कैलकुलेशन हम अलग से लिखकर दिखाता है, जो तुम लोग हो जाएगा। बस खाली क्वेश्चन हमको बार बार पलटना पड़ेगा। तुम लोग मेरे को पहला वाला मटेरियल का बताओ कितना था रुपया, 78 लाख, और इसका पीरियड कितना दिया हुआ था, हाफ मंथ, यानी डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, और ये लगा है 100%। यह है पहला रॉ मटेरियल। अब मेरा क्वेश्चन उठता है सेकेंड रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा था, 18 लाख, डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, इसका भी लगा है 100%। हम अलग अलग तो दिखा रहे हैं।
तो मुझे दोनों को जोड़ के दिखा दे। ओ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नेम वाइज दिखा दो, प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली डब्ल्यूआईपी हम लोग एक साथ ऐड करके लिखते हैं ना, इसलिए हम लिखते हैं। मेरा तीसरा वाले का नाम बताओ कितना, सॉरी वैल्यू कितना था? 12 लाख बाय 12 इंटू 0.5। बताओ इंटू क्या करे? 25। 50 शुरू में लग गया, बाकी 50 का और आधा लगा, तो पहले 50 फिर 25 मिलाकर क्या आएगा? 75%। है ना गजब का एडजस्टमेंट। ये तीनों आया रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला कॉस्ट। अब ऐड करना है कन्वर्जन कॉस्ट का। मेरा कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दोनों मिलाकर कितना आएगा? 1008,540 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, और कुछ ना बोले क्या लेते हैं? 50%। जबरदस्त एडजस्टमेंट, इसीलिए मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। हमें किसी भी ज्यादा क्यों लगा रहा है? ठीक है ना यहां तक? अब कोई सब कुछ ऐड कर कुरा कर बताओ वैल्यू कितना आ जाएगा। पहले बताओ तुम लोग ये सारा समझ गया ना किसमें क्यों क्या क्या क्यों आया? %75। देखो यहां पे क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर में कि कास्ट आयरन बोरिंग्स इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इन बिगनिंग, यानी 50% मशीन में डालने के संग में लग गया। और बोलते जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग क्या बचा? बाकी 50%। बोलते ये लग रहा है एट यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे और 50% लगाएंगे। अब ये सिर्फ डब्ल्यूआईपी स्टेज में रह गया, मतलब पूरा 50 तो लगा नहीं होगा। कुछ ना बताए तो क्या मानेंगे? इसका 50% लगा होगा, तो 50 का 50 माने 25, शुरू में 50 लग गया, यानी कुल मिलाकर 75। ठीक है ना यहां तक? कोई एक बार सब कुछ ऐड कर पूरा के मेरे को बताएगा वैल्यू कितना आया? क्या मैडम ने सही बताया है? क्या मैडम ने सही बताया है? क्या 660 to 500 सही आया? बोलो बोलो। चलो खाना मैम का भी सही आ चुका है, तो हम लोग क्या आगे बढ़े अब? तो हमारा सबसे अच्छा एडजस्टमेंट तो हो गया, बाकी सब लॉलीपॉप है। अब अगला आता है पॉइंट नंबर 5। पास्ट ट्रेंड इंडिकेट दैट पिग आयरन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड फॉर 2 months। रॉ मटेरियल स्टॉक का बात कर रहा है, पहले वाले का 2 months है और बाकी दोनों मटेरियल का 1-1 महीना है। तो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक लिखेंगे तीनों मटेरियल का अलग अलग, पहले वाले का बाय 12 इंटू 2, अगले दोनों का बाय 12 इंटू 1, बाय 12 इंटू 1। तो निकाले कितना आएगा? 78 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, जो आने वाला है 13 लाख। ये रॉ मटेरियल स्टॉक चल रहा है, उसमें पहला पिग आयरन का। अब अगला हमको दोनों को कैलकुलेट करना है 1 month के लिए। तो फेरो एलॉय का आएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, जो आने वाला है 1,50,000। और तीसरा वाला कास्ट आयरन बोरिंग्स का है 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, जो आने वाला है 1 लाख। क्या मैंने सही बोला? अब अगला है पॉइंट नंबर 6। अब होता है एफजी स्टॉक रहेगा 1 महीना के लिए। आज जरा अपने आप सोचना है एफजी स्टॉक को हम लोग क्या चीज पर वैल्यू करते थे? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट में। देखो तो मेरा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट कितना है? इतना 216,540, और एफजी के लिए 1 month है, तो वैल्यू कितना आएगा? 216,540 बाय 12 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 18 लाख। ये आ जाएगा एफजी स्टॉक। अब अगला वाला है मेरा डेटर। हम चाहेगा डेटर तुम लोग खुद कैलकुलेट करो। बोलता है इट इज एस्टिमेटेड एट 1/4 ऑफ टोटल सेल्स आर ऑन कैश। 1/4 कैश में बेचे, यानी 3/4 क्रेडिट में बेचे,
तो जितना मेरा सेल वैल्यू आया उसका 3/4 ले लेंगे, और उसको देना है क्रेडिट 2 महीने का। एक बार कैलकुलेट करना, ये कितना जाएगा, ये आएगा 45 लाख। क्या सही बोल रहे हैं बच्चे? था ना सुंदर क्वेश्चन। अब अगला, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल द ओवरहेड इज 1 मंथ। सारे के सारे ओवरहेड का 1 महीना है और आधा महीना है डायरेक्ट लेबर का। तो एक आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, एक आएगा आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस। चलो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड निकाले, सारे ओवरहेड का 1 महीना। बताओ तो सारे ओवरहेड में कौन कौन सा ओवरहेड है? एक फैक्ट्री ओवरहेड है और एक सेलिंग ओवरहेड है। तो 48 लाख एंड 36 लाख मिलाकर क्या होता है? 84 लाख। सही है ना? डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, आ जाएगा 7 लाख। अगला मेरे को निकालना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसका दिया हुआ है हाफ मंथ माने 0.5 मंथ। तो लेबर कॉस्ट कितना है भाई? 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, कितना बोला? 2,50,000। और लास्ट में कैश बैलेंस दिया है 10 लाख, सीधा लिख देंगे कैश बैलेंस 10 लाख। सही है ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। हम चाहेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तुम लोग मेरे को नेटवर्किंग कैपिटल बताएगा क्या सीधा? सेवन 7 ये क्या? सही है ना? हाँ सुंदर क्वेश्चन। मतलब अलग अलग, डायरेक्ट लेबर अलग, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड अलग। हम समझा नहीं। सही है ना यहां तक? चलो एक काम करते हैं, आप लोग बताओ कैसा क्वेश्चन करना चाहेगा? थोड़ा नॉर्मल चलो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन करना चाह रही हैं तो थोड़ा नॉर्मल के लिए हम लोग बहुत ज्यादा नॉर्मल भी नहीं करेंगे। नॉर्मल तो जो करना था वो कर लिए। देखो क्या लिखा हुआ है? कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स एनुअल बजट, रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ व्हिच आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। पहला लाइन, सेल वैल्यू है 46,80,000, जिसमें से 25% कैश में बेचे, बाकी क्रेडिट में बेचे, डेटर निकालने में काम आएगा। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, सेल वैल्यू है 46,80,000 और कुल मिला के 78,000 यूनिट बेचे थे। तो पता है इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? 78,000 यूनिट बेचे
और टोटल सेल वैल्यू इतना रुपए का था, तो इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा। कोई मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, कितना 60 आ रहा है, 46,80,000 बाई 78,000, कितना आ रहा है? तुम क्या करिए मेरे को बताओ, 46,80,000 डिवाइडेड बाई 78,000, 78,000, ठीक है ना। आज यानी मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, 60 रुपया। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलता है 60% ऑफ सेल होगा, यानी 60 का 60% क्या होता है, 36 पर यूनिट। और लेबर कॉस्ट 6 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपया पर यूनिट दिया है, मेरा फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख है, इंक्लूडिंग 1,10,000 है डेप्रिसिएशन। तुम लोग बताओ हम लोग क्या करें, निकालेंगे तो निकाल के बताओ क्या बचेगा, 5 लाख माइनस 1,10,000, 3,90,000। करण तो भाई आज जो आंसर पे आंसर दे रहा है, तू वर्किंग कैपिटल राजा है, तो नाम चेंज, इसका नाम है वर्किंग कैपिटल राजा। देखते हैं वर्किंग कैपिटल रानी कौन बनेगा। तो बस इतना सा के बेसिस पे बनाना है कॉस्ट शीट, और उसके बाद कुछ कुछ आइटम्स है जो हम लोग को बस खाली वैल्यूज पुट करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो पहले रॉ मटेरियल आ जाएगा, अगला लेबर कॉस्ट आ जाएगा, एक वेरिएबल ओवरहेड, एक फिक्स्ड ओवरहेड, आया टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, सेल वैल्यू पता है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना लेते हैं पहले, कहां बनाए, जगह ही नहीं है, यहां लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक यूनिट का 36, तो 78,000 का 78,000 इंटू 36, 28,08,000 आएगा। डायरेक्ट वेजेस एक यूनिट का 6, तो 78,000 का 78,000 इंटू 6, 4,68,000 शायद। अगला है वेरिएबल ओवरहेड, एक यूनिट का 1, तो 78,000 का 78,000 इंटू 1, और अगला आएगा फिक्स्ड ओवरहेड 3,90,000। मेरे को सीधा मिल जाएगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट, अगर आप तो कैलकुलेट करोगे आने वाला है 37,44,000, और सेल वैल्यू तो देखो 46.80 दिया हुआ था, 46,80,000 दिया हुआ था, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर सेल वैल्यू है 46,80,000, 936 आएगा शायद, सही है ना यहां तक। तो देखो मेरा कॉस्ट शीट बन गया है। अब उसके बाद नीचे में कुछ कुछ आइटम्स है जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तुम लोग पता है खाली आउटस्टैंडिंग वेजेस में अटकेगा, तो बोले यार आउटस्टैंडिंग वेजेस में कौन अटकता है, वो तो सबसे इजी होता है, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस में आके अटक जाएगा। स्टॉक लेवल पहला रॉ मटेरियल का है 3 वीक्स, ध्यान देना वीक्स है, वीक्स वीक्स वीक्स, डिवाइड बाय 52। रॉ मटेरियल स्टॉक किस पे कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो 28,08,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 3, 1,62,000। करंट एसेट का पहला लाइन रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का दिया हुआ है 1 वीक, और मटेरियल बोलता है 100%, लेबर ओवरहेड यानी कन्वर्जन कॉस्ट 50, एकदम सिंपल डब्ल्यूआईपी है ये। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 28,08,000 लिख दिए। अगला कन्वर्जन कॉस्ट लिखता है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, अब फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल हो या फिक्स्ड, दोनों आएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में। तो अगर हम लोग तीनों को एक साथ जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट। ये आई थिंक आएगा 9,36,000, सही है ना। क्या दिया हुआ है, 1 वीक डिवाइड बाय 52 इंटू 1 इंटू 1,
मटेरियल का है 100%, कन्वर्जन कॉस्ट का है 50%। लास्ट में ऐड करेंगे तो एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया, और लास्ट में ऐड करेंगे, क्या मेरे को मिल जाएगा 60। परफेक्ट, ठीक है ना यहां तक। अब अगला मेरे को कैलकुलेट करना है एफजी स्टॉक, क्या दिया हुआ है 2 वीक्स। एफजी स्टॉक हम लोग क्या चीज पर कैलकुलेट करने वाले हैं, फैक्ट्री आवर्स कॉस्ट कितना था 37,44,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2, 1,44,000। और डेटर का दिया हुआ है 4 वीक, पर एक बात भुला ना देना, पहला लाइन में लिखा हुआ था 25% कैश सेल्स है, यानी 75% क्रेडिट सेल है, और यानी ये सेल वैल्यू का 75% लेंगे, डिवाइड बाय 52 इंटू 4। $2,70,000 बोलो, हो रहा है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये मानना पड़ेगा, है ना। अब आगे बोलते हैं क्रेडिटर्स का है 4 वीक। क्रेडिटर हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं परचेज पे, पर क्वेश्चन में परचेज मिलेगा ही नहीं। परचेज मिलेगा ही नहीं तो मेरे को निकालना पड़ेगा कंज्यूम पे। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 28,08,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, 2,16,000। वेजेस को एक बार हटाओ, पहले पॉइंट नंबर जी और के कर लो। वेजेस देखते हैं, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 2 वीक्स। ओवरहेड का है 2 वीक। अब जरा देखिए, खाली ओवरहेड बोला मतलब सब ओवरहेड आएगा। कौन कौन ओवरहेड था, एक है वेरिएबल ओवरहेड, एक है फिक्स्ड ओवरहेड, यानी दोनों मिलाकर क्या आने वाला है 78 प्लस 390 मिलाकर आएगा 4,68,000, है ना। क्या पड़ रही है 4,68,000। तुम कौन सा लाइन देख ली है, पहले आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कर लो। अच्छा, 4,68,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 2, बच्चे बोल रहे हैं 18,000। कैश इन हैंड दिया है 50,000, 50,000 लिख दिए। अब एक काम करो, पूरा क्वेश्चन देखो लॉलीपॉप था, अब ये वाला लाइन पढ़ो और पढ़ के बताओ मेरे को वेजेस का लैग पीरियड क्या है। वेजेस का लैग पीरियड क्या है ये कौन सा भाषा है, नहीं बताओ ये लाइन से क्या तुम लोग समझा, कुछ नहीं समझा। वेजेस आर पेड बाई वीकली। बाई वीकली मतलब क्या होता है भाई, ये तो इंग्लिश बाई वीकली। वीकली माने हर वीक में एक बार, बाई वीकली मतलब हर 2 महीने, 2 वीक में एक बार। बाई माने 2 वीक का एक बार में पे करते हैं। अब आगे समझाया भी है बेचारा, बोलता है 3rd वीक और 5th वीक में हम लोग पे करते हैं, पहला दूसरा वीक और तीसरा चौथा वीक का रिस्पेक्टिवली, यानी पहला दोनों वीक का मिलाकर 3rd वीक में देते हैं और 3rd 4th का मिला के 5th वीक में देते हैं। बेचारा कितना मासूम तरीका से समझा दिया, यानी पहला दोनों वीक का मिला के तीसरे वीक में दे दिए। अब पहले बताओ मेरे को एक बात, एक महीना में वीक कितना आता है, एक महीना में 52 वीक्स, एक महीना में कितना वीक्स आता है 4, तो वीक 1 2 3 4। अब क्या लिखा हुआ है, पहला दोनों वीक का मिलाकर पेमेंट कहां किया इस वीक में, और ये दोनों का मिलाकर पेमेंट कहां किया 5th वीक में। यानी पता है हम लोग लैग कितना कर रहे हैं, इस महीना में 2 वीक का पेमेंट तो हो गया था, पर अगले 2 वीक का ही तो पेमेंट नहीं हो रहा है।
यानी लैग पीरियड क्या आ रहा है, ओनली 2 वीक्स। तो खाली ये लैंग्वेज बोलने का तरीका है, इसका मतलब क्या है, लैग पीरियड है 2 वीक्स। अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया था ना, अच्छा क्वेश्चन। तो एक वो 75% जो आया था पिछले वाले में, एक ये। अगर हम पेपर बनाएगा तो हम सारा अच्छा एडजस्टमेंट एक साथ जोड़ देगा। तो मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा, 4,68,000। ये था 52 वीक के लिए, तो 2 वीक के लिए क्या जाएगा, 18,000। सही है ना यहां तक। यानी आज के पूरे क्लास में दो ढंग का एडजस्टमेंट आया था। एक वो 75% वाला कि 50 शुरू में लग गया, बाकी 50 थोड़ा थोड़ा लग रहा है, और एक ये बाई वीकली वाला था ना, सुंदर एडजस्टमेंट। 4,37 हैप्पी। बस हम लोग करते हैं हमारा एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर हम बताएंगे कि एमपीबीएफ बोल के कंसेप्ट है टंडन कमेटी का। पहले ये कर लो, मजा आ गया हमको तो, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये हम रिवीजन कराते कराते ना इतना वो फील करता है ना, काश हमको एग्जाम देने का मौका वापस मिल जाए। अब की और तो फाड़ देंगे, 100 में 100, 100 में 100 लेकर आएंगे, सारा ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेंगे, चेक एनी फाइल। ठीक है ना यहां तक। तो आज के पूरे क्लास का दो अच्छा आउटकम था, एक 75% और एक बाई वीकली। अब हम लोग करते हैं इस टॉपिक का एक आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो देखो इजी है, इनफैक्ट काफी इजी है। छोटा सा टेबल बनाकर दिया हुआ है, और कुछ कुछ ये लोग हर लाइन के बीच में खोचा भी करते चला है। अब बोलते हैं सेल होम। होम मतलब क्या होता है, एक एक्सपोर्ट है, तो ये क्या होगा, इंपोर्ट। भगवान, एक हाँ डोमेस्टिक। एक बेच रहे हैं होम में, होम में मतलब भारत में, और एक बेच रहे हैं एक्सपोर्ट इसके देश में। ठीक, तो एक है डोमेस्टिक सेल और एक है एक्सपोर्ट सेल। डोमेस्टिक सेल वाले का 1 महीने का क्रेडिट है, और एक्सपोर्ट सेल वाले का 3 महीने का क्रेडिट है। ऑल दो इसको कम में बेच रहे हैं, आई डोंट केयर, 3 महीने का क्रेडिट है। और मेरा मटेरियल यूज दिया हुआ है 450, क्रेडिटर के बारे में लिखा हुआ है। और मेरा वेजेस क्रेडिट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग के बारे में दिया है। एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर बोला है। तो अगर प्रोडक्शन नेचर बोला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऐड करेंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ ऐड करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। और एक दिया हुआ है सेल्स प्रमोशन। लास्ट में रॉ मटेरियल स्टॉक 1 महीना, एफजी स्टॉक 1 महीना, कैश रखना है 20 लाख। लास्ट में बोलता है सेफ्टी मार्जिन रख। और ये लास्ट लाइन पढ़ के आपको बहुत खुशी मिलेगा, इग्नोर WIP। तो एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा कॉस्ट बना लेते हैं। कॉस्ट का पहला लाइन क्या आने वाला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 450। ठीक है यहां तक। और सेकेंड लाइन क्या है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 360। कोई चाहे तो प्राइम कॉस्ट लिखे या फिर ना लिखे। अगला ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है, 540। ठीक, अब ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का था, यानी इसी के संग में लिखना पड़ेगा। कितना है, 120। ठीक है यहां तक। सेल्स प्रमोशन यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाद में, पहले क्या निकालेंगे, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। कोई कैलकुलेट करेगा, 1470। अब ऐड कर देते हैं सेल्स प्रमोशन 60, यानी मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1530। बोलो यहां तक आ गया। ठीक, अब ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। अब सेल देखो दो तरीका का है, एक भारत में बेचे, एक भारत के बाहर में बेचे। भारत में जो बेचे वो 1200 का था, जो भारत के बाहर बेचे वो 540 का था। तो कुल मिलाकर कितना है, 1740। ठीक, यानी पता है प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 210। बन गया कॉस्ट शीट। अब मेरे को क्या करना है,
अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, सब पीरियड देखो कुछ कुछ यहां दिया हुआ है और कुछ पीरियड यहां दिया हुआ है। इसके बेसिस पे जो जो हाईलाइट किया है बनाना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, पहले काम करें, नीचे वाला सल्टा लेते फिर टेबल वाला देखते रहेंगे। पहला करंट असेट, द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड एफजी। यानी रॉ मटेरियल का भी है 1 मंथ, एफजी का भी है 1 मंथ। चलो एक बार जरा कैलकुलेट करना, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आएगा। रॉ मटेरियल स्टॉक का है 1 मंथ, एक से नीचे रुपीज में क्या था, लाख। यानी 450 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा पता है कितना आ जाएगा, 37.5। रॉ मटेरियल स्टॉक निकल गया। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है एफजी स्टॉक। एफजी स्टॉक कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट पे, वो है 1470। ये भी 1 मंथ के लिए है, डिवाइड बाय 12 इंटू 1, 122.5। कैश बोलते हैं 20 लाख, तो सीधा लिख देते हैं कैश 20। तुम लोगों को सेफ्टी मार्जिन का काम कब आएगा, जब नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा उसके बाद में। चलो हमारा बस खाली टेबल का काम बचा है, लाइन बाय लाइन देखते हैं। सेल दिया हुआ है डोमेस्टिक का 1 मंथ क्रेडिट, बताओ ये क्या निकालने में काम आएगा, डेटर। अब पता है डेटर यहां दो तरीका का, एक डोमेस्टिक वाले का और एक एक्सपोर्ट वाले का। तो डेटर निकालते हैं, डोमेस्टिक वाले में कितना है 1 मंथ क्रेडिट। अब ये पूरे 1740 पे मत लगा देना, इसमें तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों था, तो ये 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 100। अगला एक्सपोर्ट निकाले, एक्सपोर्ट का 3 मंथ था। एक्सपोर्ट का सेल वैल्यू है 540, 540 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना, 135। चलो यहां तक हो गया। अब आगे बात करता है सप्लायर एक्सटेंड। सप्लायर माने क्रेडिटर, तो 2-3 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स निकालते हैं। क्रेडिटर का है 2 मंथ्स क्रेडिट। क्रेडिटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं परचेज पे, पर परचेज नहीं दिया हुआ है। यानी किस पे निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। कितना है 450 बाय 12 इंटू 2 जाएगा 75। अब वेजेस के लिए लिखा हुआ है हाफ मंथ इन अरियर, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मिलने वाला है। हाफ मंथ का मतलब क्या होता है, 0.5 मंथ। तो देखो मेरा वेजेस है 360 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 जो कितना आ जाएगा 15। चलो वेरी गुड। मेरा अगला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बोलता है 1 मंथ इन अरियर, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 मंथ 540 है साल भर का, डिवाइडेड बाय 12, और यहां पे बोलता है 1 मंथ, तो इंटू 1 ये आने वाला है 45। सही है ना यहां तक। अब आगे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का भी 1 मंथ इन अरियर, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था 120 साल भर का, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 120 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा 10। ठीक है यहां तक, मैंने सही लिख रहा हूं। अब आगे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 60, बोलते हैं पेड क्वार्टरली इन एडवांस। करंट एसेट, बताओ ये आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, प्रीपेड। क्वार्टरली इन एडवांस यानी एक क्वार्टर का एडवांस में दिए, और एक क्वार्टर में महीना कितना होता है 3। एक क्वार्टर में महीना कितना होता है, कितना क्वार्टर चढ़ा के आई है तुम आज, साल में 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर में 3-3 महीना है। तो अगर एक क्वार्टर का एडवांस में दिए हैं, इसका मतलब 3 महीने का एडवांस दिए हैं, तो ये करंट एसेट में आएगा प्रीपेड सेल्स प्रमोशन। क्या तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा। 60 था 12 महीने का, एक क्वार्टर का एडवांस दिए मतलब 3 महीने का एडवांस दिए, तो इंटू 3 ये आएगा 50। करंट एसेट निकाल लेना, करंट लायबिलिटी निकाल लेना, नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना। यानी ये क्वेश्चन में एक प्रीपेड वाला चीज हम लोग नया जाने।
करंट एसेट कितना आएगा? जाएगा 145, जाएगा 285। पर ध्यान है, एक सेफ्टी मार्जिन भी ऐड करना है 15%। सेफ्टी मार्जिन भी ऐड करना है 15%। चलो ऐड करते हैं सेफ्टी मार्जिन 42 पॉइंट, यानी ये बन जाएगा डन। इज इट परफेक्ट? ठीक, चलो इसी के साथ हमारा वर्किंग कैपिटल वाला काम होता है खत्म। जो वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी है, एक टॉपिक था वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी, वो तुम लोग के सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो एनीवेज उसको इग्नोर करना, तो बस यही तक करना एग्जाम में भी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है, टंडन कमेटी का एमपीबीएफ। वो जो एक लॉलीपॉप बात था, वो क्या था हम पहले समझा देता है, और बड़ा इजी था। देखो, अभी हम लोग कैलकुलेट किए करंट एसेट, अगला कैलकुलेट किए करंट लायबिलिटी, फिर हम लोग क्या किए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेट्स से आया 300, बैंक के पास पहुंच गए, बोले बैंक लोन दो। अब लोन अगर पूरा का पूरा बैंक 300 दे देगा, तो पता है यहां पे प्रमोटर ना बड़ा लीनिट हो जाएगा, उसको लगे यार जितना पैसा चाहिए बैंक से मिल जाता है, उड़ा देंगे, लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम कौन सा बर्बाद होंगे, बैंक बर्बाद होगा। तो इसीलिए बैंक पता है क्या बोलता है कि भाई तेरे को जितना लोन चाहिए पूरा पैसा हम नहीं देंगे, कुछ पैसा तुम भी अपना लेकर आ। अगर तुम अपना भी रुपया लगाएगा ना, तो तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। अगर पूरा पैसा तुम मेरे से ले लिया, तुम तो उड़ा देगा। सोच के देखो ना, तुम लोग भी कहीं बाहर में घूमने जाए, मान लो कि ट्रिप में गया, और पैसा अगर पापा से लेकर गया है, तो उतना दिमाग नहीं लगाएगा, उड़ाते चलेगा। पर वही अगर तुम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर में, तो पता है हर एक एक रुपया सोच समझ के खर्चा करेगा। एटलीस्ट हम तो करता है। जब हम फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं, अगर खुद का रुपया लेकर जाए तो पूरा कंजूसी के साथ, एक ही थाली मंगाएंगे, उसमें हम मेरी वाइफ सबको मिलकर खाएंगे। पर वही जब पापा का रुपया आया हुआ है, हम भी खाएंगे, वाइफ को भी खिलाएंगे, विदेशी लोग को भी खिलाएंगे, पापा का रुपया लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए सेम लॉजिक हमारा बैंक लगाया, बोला भाई अगर जितना रुपया तुमको चाहिए तुम पूरा मेरे से मांग लेगा, तो तुम ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो हमारे टंडन जी आए, वो आकर बोले कि सुनो भैया, जितना तेरे को पैसा चाहिए कुछ रुपया तुम लेके आ। तो उसमें 3 मेथड था। पहला मेथड में बोला करंट एसेट निकाल, मान लो 450, माइनस करंट लायबिलिटी कर, मान लो 150, नेट वर्किंग कैपिटल आया 300। अब 300 का 25%, ये 25% फिक्स है, तुम लेके आओ। तो 300 का 25% क्या होता है, 75, बाकी 225 हम देंगे। इसको बोलते हैं एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक कितना फाइनेंस करेगा, 225। ये पहला मेथड था। मेथड 2 क्या बोला, करंट एसेट लेकर आ, निकाल। अब सीधा इसका 25% माइनस करो, तो 450 का 25% माइनस करेंगे तो 112.5 गया। अब माइनस करो करंट लायबिलिटी जो 150 था, अब जो बचा हुआ आएगा एमपीबीएफ, तो बताइए कितना हो जाएगा, 187.5। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पहले सीए माइनस सीएल माइनस 25 था, अभी सीए माइनस 25 माइनस सीएल है। मेथड 3 में क्या बोला, मान लो करंट एसेट है 450, इसमें पहले माइनस करो कोर करंट एसेट। कोर करंट एसेट क्या रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर कोर का मतलब होता है जो हमेशा साल भर पड़ा रहे। कुछ कैश एंड बैलेंस साल भर रहेगा, कुछ डेटर साल भर रहेगा, कुछ मिनिमम सेफ्टी स्टॉक साल भर मेंटेन करेगा। तो ये जो साल भर पड़ा रहेगा, बैंक बोलता है ये तो साल भर तेरा बिजनेस है, तुम पैसा तुम लेकर आ। तो इसमें से पहले माइनस करेंगे, मान लो कोर करंट एसेट 50, बचा 400। अब माइनस करेंगे 25%, तो 400 का 25% होता है 100। अब माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी 150, पता है अब कितना आ जाएगा, 150। यानी 3 मेथड था, 3 मेथड का खाली सीक्वेंस पता है तो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। तुम लोग मेरे को सीक्वेंस बताएगा, पहले वाले में बताओ क्या था, सीए माइनस सीएल माइनस 25, अगले वाले में माइनस 25 माइनस सीएल, अगले वाले में सीए माइनस कोर करंट एसेट माइनस 25 माइनस करंट लायबिलिटी। डन। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे हमारा आखिरी क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर मेथड 1, 2 एंड 3 ऑफ टंडन कमिटी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एंड कमेंट। अब ये
जो बनाकर दिया ना बैलेंस शीट, इसमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी खोजो। करंट असेट में देखो रॉ मटेरियल स्टॉक होता ही है, WIP स्टॉक होता ही है, FG स्टॉक होता ही है, रिसीवेबल मतलब क्या, BR एंड डेटर ये जो होता ही है, एंड अदर करंट असेट भी है ही। यानी शॉर्ट करंट असेट कितना है 740। क्या हुआ? अगला जरा करंट लायबिलिटी देखे, क्रेडिटर होता ही है, अदर करंट लायबिलिटी होता ही है, अब बैंक बोरिंग्स भी जोड़ दिया, तो जो बैंक बोरिंग्स है उसको करंट लायबिलिटी में मत ले लेना। देखो हम लोग इतना सारा करंट लायबिलिटी निकालते थे, क्रेडिटर लेते थे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेते थे, बैंक बोरिंग्स नहीं लेते थे, यानी करंट लायबिलिटी में क्या लेंगे, ओनली 300। और कोर करंट एसेट कितना दिया हुआ है 190। बस तीन ही नंबर चाहिए होता है। हम चाहेंगे एक बार आप लोग तीनों मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करके बताए MPBF क्या रहेगा। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 में करंट एसेट 740 माइनस करंट लायबिलिटी 300, ये 440 आया। माइनस करेंगे 25% 110, MPBF क्या आएगा 330। पहला मेथड डन। मेथड 2 में क्या होने वाला है, करंट एसेट 740 माइनस करेंगे 25%, कितना आएगा ये 185, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी 300, क्या मिलेगा MPBF। कोई निकाला है क्या? मेथड 3 को थोड़ा ढंग से करना, करंट एसेट 740 माइनस कोर करंट एसेट 190, यानी ये बचेगा शायद 550, इसका करेंगे 25% माइनस, कितना 37.5 आ रहा है ना, वो अच्छा फाइनल आंसर बता रही है। माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी 300, ये तो बड़ा खतरनाक आएगा 11, सही है क्या, पक्का ना? ये MPBF एग्जाम में कभी कभी आता है खाली इतना सा 5 नंबर का, तो बड़ा इजी है। करंट एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है, करंट एसेट पता है, खाली एक चीज को ध्यान देना, करंट लायबिलिटी के समय ये बैंक बोरोइंग्स को मत ले लेना, है ना। हम लोग यही निकालने जा रहे हैं बैंक बोरोइंग्स कितना चाहिए, वो भी माइनस करके बैठ गए, तो बचा क्या फिर। इस चैप्टर से जरूरी नहीं हर टर्म में आए, आइदर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से किसी एक से पूछेगा, वो आएगा इधर 6 नंबर या 8 नंबर या 10 उसके आसपास, पर 8 के ऊपर जनरली क्रॉस नहीं करता, पर अच्छा ना, इजी चैप्टर है, ठीक। वैसे तो देखो हमारा हो गया, पर एक छोटा सा कंसेप्ट हम ऐसी 5 मिनट में बता देता है ताकि फुल एंड फाइनल खत्म हो जाए, ठीक। देखो एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट, चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट का मतलब क्या, मान लो पहले हमारा कंपनी एक सिंगल शिफ्ट में काम करता था, पता है एक दिन में 3 शिफ्ट हो सकता है 8-8 घंटे का, मान लो पहला शिफ्ट है 6 से 2, अगला शिफ्ट हो सकता है 2 से 10, अगला होता है 10 से 6। क्या बोल रही है, मान लो अभी तक हमारा कंपनी ना एक सिंगल शिफ्ट में काम कर रहा था, यानी 6 से 2 तक तुम लोग आता था, बस काम खत्म। पर अगर बाई चांस ये कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तो ये सिंगल की जगह डबल शिफ्ट में काम करना स्टार्ट करेगा। मेरे को निकालना क्या खाली एक बात, कि अगर सिंगल से डबल में जाए तो ये सारा का सारा यूनिट्स सेम रह जाएगा या फिर डबल हो जाएगा। अब सोचो ना, अगर पहले एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, अब 2-2 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन डबल होगा और सेल डबल होगा। अब प्रोडक्शन डबल हो रहा है, सेल डबल हो रहा है, तो जो FG स्टॉक रखते हैं वो भी डबल होगा। अगला, अगर डबल यूनिट बना रहे हैं तो परचेज भी डबल करना पड़ेगा, यानी क्रेडिटर भी डबल होगा, यानी डेटर भी डबल होगा, यानी मैक्सिमम चीज डबल होगा, खाली कुछ कुछ चीज रह जाएगा सेम, वो देखते हैं क्या। पहले बताओ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेम या डबल, खाली मेरे को ना 2 वर्ड में आंसर देना, सेम या डबल, बोलो डबल। सेल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल स्टॉक भी क्या हो जाएगा
एफजी स्टॉक भी क्या हो जाएगा, डेटर भी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम। अगला लाइन चोक खोल के देखेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलता तो तुम लोग का बात सही था डबल, पर ध्यान देना कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, सेम। अगला बताओ डब्ल्यूआईपी स्टॉक क्या हो जाएगा, डबल या सेम, डबल या सेम, डबल या सेम, सेम। पता है क्यों, देखो खाली एक ही चीज मेरे को बताना था। मान लो पहला शिफ्ट के अंदर में वर्कर लोग काम किए और काम करते करते शिफ्ट एंड हो गया, कुछ काम पेंडिंग चल रहा था। अब नेक्स्ट डे सबसे पहले वर्कर लोग आके उसको कंप्लीट करेंगे, फिर नया बनाएंगे, फिर कुछ पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। यानी डब्ल्यूआईपी स्टॉक मान लो चल रहा है 100 यूनिट का, जब सिंगल शिफ्ट था। पता है अगर सिंगल की जगह डबल शिफ्ट होने लग जाए, यानी होगा क्या, अब इस शिफ्ट में वर्कर लोग आएंगे। अब जरा सोचो अगर इस शिफ्ट में वर्कर लोग आएंगे तो सबसे पहले पुराना काम कोई तो खत्म करेगा, और अगर पुराना काम को खत्म किया मतलब ये डब्ल्यूआईपी स्टॉक तो खत्म हो गया, कुछ और यूनिट बनाया, उसके बाद डे एंड पे कुछ यूनिट पड़ा रह जाएगा, वो कितना रहेगा, 100। यानी अगर सिंगल शिफ्ट में काम करते तब भी 100 यूनिट पेंडिंग रहता, अगर डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो पहले वाले का डब्ल्यूआईपी सेकेंड शिफ्ट में खत्म होगा, तो सेकेंड शिफ्ट के एंड में क्या पड़ा रह जाएगा, एग्जैक्ट 100 यूनिट। यानी भले ही सिंगल से डबल शिफ्ट में जाए, मेरा डब्ल्यूआईपी का जो स्टॉक का यूनिट है वो क्या रह जाता है, सेम। यानी खाली एक बात को ध्यान देना, खाली तीन चीज ही सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और अगला डब्ल्यूआईपी स्टॉक का यूनिट। डन, बाकी सब क्या हो जाता है, ठीक डबल। चलो डन। इसी के साथ हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन होता है खत्म।